like a Hellcat. Hello students, welcome back to your own YouTube channel Exploring Education. This video we are going to have a discussion about the third pillar of the new economic policy or economic reform since 1991. As you know, in previous video we have already made a discussion about the two pillar which is known as privatization and liberalization. Now in this video we are going to have a discussion about the globalization. Now what do you mean by the globalization? और what does it stand when we are talking about the word globalization? Globalization का मतलब क्यों है? Why we need globalization और क्यों मुझे उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इसको इंक्लूड करना पड़ा? ठीक है, तो पहले एक बार ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग समझते हैं. ठीक है, सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करूं तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज. यानी इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमीज को आपस में कनेक्ट करना, उनको आपस में जोड़ देना. ये सिंपल सी बात है. अगर थोड़ा सा मैं कंसीडर करूं, हमने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कंसीडर किया था थोड़ा बहुत 11th क्लास में कंसीडर किया था, जिसमें हमने बात की थी कि मेरे पास एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक पास प्रोडक्शन सेक्टर होता है, उसके बाद मेरे पास एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर मैं कहूं एक्सटर्नल सेक्टर होता है. ये चार इंटरनल सेक्टर है इकोनॉमी के जो बताते हैं कि इकोनॉमी का नेचर कैसा है. ठीक है, फिर वहां पे हमने कंसीडर किया था कि देयर मस्ट बी ए टू सेक्टर इकोनॉमी. एक टू सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है जिसमें हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर हो, थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है जिसमें हाउस होल्ड प्रोडक्शन और गवर्नमेंट सेक्टर हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे थ्री सेक्टर और टू सेक्टर इकोनॉमी दी जाता है एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो केवल और केवल अपने आप के ऊपर डिपेंड करती है. सच इकोनॉमी डजंट हैव एनी कनेक्शन with the rest of the world or any other economy around the world. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो closed economy है इसको जो मैं convert करूंगा open economy. That means till now I am not dealing with the rest of the world. And since when I started being an economy, I started deal with the world or rest of the other economy or rest of the world. जब ये closed economy convert होगी किसमें? open economy में. That means हम world level पर, इंटरनेशनल लेवल पर या मैं कहूं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमने ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश करके ट्रेड एक्टिविटीज हमने स्टार्ट कर दी. ठीक है, तो 1991 से पहले क्या था कि ये जो ग्लोबलाइजेशन की हम बार बार बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन ये था, ग्लोबलाइजेशन वो था. पहले मोस्टली हम डील करते थे, अपने आप को कंसिडर करते थे एज ए क्लोज्ड इकोनॉमी. मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे डील नहीं होता था, लेकिन वहां फिर कंजेक्टेड एरिया, मतलब कहूंगी कंजेक्टेड प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ता था जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज. इट्स नॉट एज इजी एज वी आर एक्सपेक्टिंग. तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी इंटरनेशनल लेवल ट्रेड करने में. और वो जो लिमिटेशंस, वो जो सर्कमस्टांसेस या वो जो बाउंडेशन इंटरवेंशन था उसको खत्म किया गया किसमें? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में. ठीक है, तो ये जब क्लोज्ड इकोनॉमी कन्वर्ट हुई पूरी तरह ओपन इकोनॉमी में, पहले भी थी लेकिन उसको डिटेल एस्पेक्ट में हमने कंसीडर किया. तो ओपन इकोनॉमी का मतलब ही क्या है कि ओपन इकोनॉमी की डेफिनेशन एप्लीकेबल तभी है जब आप बात करते हैं किसकी? ग्लोबलाइजेशन की. ठीक है, ज्यादा मुझे एक्सपेंड करना था एरिया इकोनॉमी का ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ हम क्या कर सकें? डील कर सकें. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है या मैं कहूं जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना, ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश करना, कल्चरल रिलेशन एस्टैब्लिश करना, ये सब चीजें हैं. लेकिन यहाँ पे फिर इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब मुझे सिर्फ ट्रेड रिलेशन के एस्पेक्ट में कंसिडर करना है. देयर माइट बी कल्चरल रिलेशंस अमंग the economies, but it doesn't matter for me when we are talking about the word economics. तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ट्रेड रिलेशन को कंसीडर करना है. यानी वर्ल्ड वाइड जब किसी इकोनॉमी के इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं ट्रेड के रेस्पेक्ट में, तो इट इज ओनली पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. यानी ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से इंडिया ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड वाइड, यानी वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को एज इकोनॉमी रिप्रेजेंट किया, अलग अलग कंट्रीज के साथ हमने ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश किए. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज है, सभी इकोनॉमीज को आपस में जोड़ देना या फिर इकोनॉमीज को कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आना ताकि अपने ट्रेड रिलेशनशिप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकें, उनको कंटिन्यू रख सकें. दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. क्लियर है? डेफिनेशन का मतलब ये है कि जब आप वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज को इंटीग्रेटेड कर देते हैं, उनके आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश कर देते हैं, एक से ज्यादा इकोनॉमीज के साथ डील करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लोज इकोनॉमीज अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं कि इसमें ओपन इकोनॉमी में, तो वो फिर एक ग्लोबलाइजेशन का प्लेटफॉर्म हो जाता है. इसको क्या एग्जांपल से समझ लेते हैं. जैसे हम अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैं बात करूं यूएसए, ये एक ऐसी कंट्री है जो फाइनेंशियली काफी साउंड है, या मैं कहूँ ऐसी
फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग है। हम बात कर लें जापान की, तो ये एक ऐसी कंट्री है जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। हम बात करें चाइना की, तो एक ऐसी कंट्री है जिसके पास रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। और अगर हम इंडिया के रेफरेंस में कंसीडर करें तो 1991 के टाइम में इंडिया के पास केवल जो लेबर था वो चीप रेट पे अवेलेबल था। यानी अगर मैं कंसीडर करूं तो लेबर था यहाँ पे वो वर्ल्ड की अदर इकोनॉमी के कंपैरिजन में इंडिया में काफी चीप रेट पे अवेलेबल था। तो अगर इनको इंडिविजुअली में कंसीडर करूं तो ये मेरे ख्याल से उतने इफेक्टिव नहीं है बिना इकोनॉमी। अगर इंडिविजुअली में बात करूं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है यूएसए, कोई दिक्कत नहीं है। जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, चाइना रॉ मटेरियल में बहुत आगे, इंडिया चीप लेबर के साथ है। ठीक है, अब अगर ये सभी कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए, इनके जो जो रिसोर्सेज हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, टेक्नोलॉजी हो, अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके काम करती हैं तो ये ही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। एंड दैट्स द एक्चुअल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज। क्लियर है चीज? तो डेफिनेशन ग्लोबलाइजेशन क्लियर होगी। अब बात करते हैं मेजर्स जो अडॉप्ट किए गए रिगार्डिंग द ग्लोबलाइजेशन, कैसे इसको इफेक्टिव बनाया गया। तो सिंपल पॉइंट है। सबसे पहले रेजिंग द फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन। फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन का मतलब है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझे तो इक्विटी कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात कर लेता हूं। किसी कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात कर लेता हूं, कितनी कैपिटल लगेगी। क्योंकि 1991 के टाइम से पहले एफडीआई के बारे में ज्यादा बात नहीं होती थी, उसमें हम कंसीडर करते थे इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूशन से। ये पहले था कितना 40%, इनको इनहेंस किया गया 51% तक। ठीक है, तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, इक्विटी कैपिटल पार्टिसिपेशन था, वो क्या हुआ फॉरेन के रेस्पेक्ट में या ग्लोबलाइजेशन के रेस्पेक्ट में या वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में इनहेंस किया गया इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग 40% से कितना 51%। टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट, डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपीज। अब डिवैल्यूएशन का मतलब थोड़ा सा डिमोनेटाइजेशन समझ सकते हैं। ये बात है जुलाई 1991 की, जब इंडियन करेंसी को डिवेल्यूट किया गया। डिवेल्यूट किया इसका मतलब एक तरह से मैं कहूं डिवैल्यूएशन किया गया, डिमोनेटाइजेशन किया गया। नोटबंदी जिसको हम आसान भाषा में समझ सकते हैं, जो रिसेंटली नवंबर में हुआ था। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जो इंडियन करेंसी थी कंपेयर टू वर्ल्ड करेंसी या अदर फॉर्म ऑफ करेंसी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशनशिप ओवरऑल वर्ल्ड, तो इंडियन करेंसी का वैल्यू लगातार कम हो रहा था, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो जुलाई 1991 में क्या हुआ, इंडियन करेंसी को डेवलप किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ द टू मेक एक्चुअल या इफेक्टिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। तो क्या थर्ड पॉइंट, पार्शियल कन्वर्टेबल। पार्शियल कन्वर्टेबल का मतलब थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप फाइनेंशियल रिलेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं, तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं वर्ल्ड के दूसरी इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में। मींस आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कैसे कितना साउंड पोजीशन आपकी, तो वो चीजें क्या थी, वो कन्वर्टेबिलिटी के इशू आता था कि मतलब जो करेंसी के कन्वर्टेबिलिटी की बात करो या करेंसी का जो मोड ऑफ करेंसी उसको हम फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग समझ सकते हैं। तो जो पहले पार्शियल कन्वर्टेबल होती थी उसको फुल कन्वर्टेबिलिटी दी गई, यानी पूरी तरह आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बात करें फोर्थ पॉइंट की, लॉन्ग पीरियड ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग पीरियड ट्रेड पॉलिसी का मतलब हमें समझ सकते हैं कि ऐसी पॉलिसी हमने बनाई जो 1996-97 तक इफेक्टिव है। अभी यहां से ग्लोबलाइजेशन के बाद यानी अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे एस्टैब्लिश करने के बाद जो भी ट्रेड पॉलिसी बनती थी उनको बनाने के पीछे जो टाइम फैक्टर था वो एक लॉन्ग पीरियड होता था, प्रोलॉन्ग पीरियड तक वो इफेक्टिव रहती थी। जो हमारी फर्स्ट पॉलिसी की हम बात करते हैं दैट इज उसका एक्चुअल इंपैक्ट 96-97 तक यानी अराउंड 7 to 8 ईयर तक रहा। फिर उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, मेजर्स अडॉप्ट किए गए। ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि दो चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है कि मतलब अगर आपके पास किसी रेस में अकेले आप दौड़ने वाले हो, दैट मींस देयर इज नो वन हु इज गिविंग यू द कंपटीशन इन एनी सेक्टर। तो कंपटीशन के अभाव में क्या होता है कि क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर पाते, क्वालिटी इफेक्टिव नहीं होती, एफिशिएंसी उसमें नहीं आती। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि इंडियन इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में जो कंपटीशन था उसको वर्ल्ड वाइड ओपन किया, यानी वर्ल्ड लेवल पे क्या किया, उस कंपटीशन को ओपन किया। और इससे क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हुआ, जो मशीन्स का, हैवी गुड्स का, कैपिटल गुड्स का एक्सचेंज हुआ, उससे कंपटीशन क्या हुआ, इंडिया ने अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट इकोनॉमी वर्ल्ड के सामने स्टैंड किया, खड़ा किया। और वहां पे उनको एक इन्फॉर्मेशन दी कि हम भी इकोनॉमी के तौर पे वर्ल्ड की जो दूसरी इकोनॉमी उनको कंपटीशन दे सकते हैं। इसका क्रेडिट भी किसको जाता है, ग्लोबलाइजेशन को। Talking about the last point, when we are talking about the measures, reduction in the custom and tariffs. Reduction in the custom and tariffs ये ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड नहीं है, इसको थोड़ा सा अगर हम कंसीडर करें तो लिबरलाइजेशन के रिगार्डिंग होता है। लेकिन हमने लिबरलाइजेशन को पढ़ा था केवल एक इंटरनल इकोनॉमी के तौर पे, या जो भी स्टेप्स हमने लिए लिबरलाइजेशन के रिगार्डिंग वो थे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन ये कस्टम एंड टैरिफ भी एक तरह से लिबरलाइजेशन, जहां पे हमने इनको चेंज किया। जो भी कस्टम ड्यूटी वगैरह की बात करें, टैरिफ की बात करें,
टैरिफ का मतलब एक तरह का टैक्स ही होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेट्स वगैरह को फ्लक्चुएट करने के काम में आता है। ठीक है, जैसे कोई चीज मैं इंपोर्ट करता हूँ उसके ऊपर ड्यूटी मैंने लगा दी, तो ड्यूटी लगाने से क्या होगा, वो चीजें महंगी होगी और उससे क्या होगा, जो मेरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है या जो मेरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ एक इकोनॉमी के तौर पे, वो चीजें यहाँ पे पॉसिबल होगी। ठीक है, तो दीज आर द मेजर्स व्हिच इज अडॉप्टेड बाय द economy in respect to the globalization when we are talking about the reforms of 1991 or reforms which is adopted under the new economic policy 1991. Now talking about the merits of globalization, that means international division and raising world production. International division raising world production का मतलब क्या था कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमीज क्रिएट हुआ कि डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी हमको कंसिडर कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, ये जो इंटरनेशनल डिवीजन हुआ इकोनॉमी के तौर पे, इंडिपेंडेंसी आई, उससे क्या हुआ, जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो, यानी वर्ल्ड वाइड अगर मैं कंसीडर करूं जीडीपी की या फिर मैं कहूं पर कैपिटा इनकम की, तो वो ग्लोबलाइजेशन कारण क्या हुआ, इनहैंस हुआ। इसका क्रेडिट हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ उसके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात कर लो, हैवी गुड्स के एक्सचेंज की बात कर लो, जो लेबर का इनफ्लो था वो बात कर लो, साउंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर लो। Talking about the last point, second point is merits, removing inefficiency from the industrial unit. इंटरनेशनल लेवल पे जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन इकोनॉमी, तो क्वालिटी आपको एनहेंस करनी पड़ेगी। और वो जो एक्सचेंज था रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग द इक्विपमेंट्स, उससे क्या हुआ, जो मेरे यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट 6 थी या उनके अंदर जो एफिशिएंसी थी, उस इनएफिशिएंसी को क्या गया, रिवोक किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। थर्ड पॉइंट बात करें, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ग्लोबलाइजेशन ये भी मेक श्योर किया कि जो रिसोर्सेज आपकी अंडर यूटिलाइजेशन थे या जिनका प्रॉपर यूटिलाइज आप नहीं कर पा रहे थे, यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आता था, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल है कि रिसोर्सेज का इफेक्टिव एलोकेशन होने लगा, उनको सही डायरेक्शन में सही जगह पे यूज किया जाने लगा, जिसका बेनिफिट इकोनॉमी को बाद में मिला। उसके बाद बात करें फॉरेन कंपटीशन या रिड्यूस कॉस्ट, यही बात है। फॉरेन कंपटीशन का मतलब क्या है, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे डील करते हैं, ग्लोबलाइजेशन पे डील करते हैं या ग्लोबली डील करते हैं, वर्ल्ड वाइड डील करते हैं, तो फिर वो जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और उस गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के कारण क्या होता है कि जब आपको अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी तो उससे क्या होगी, रिड्यूस, अब जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब इस कॉस्ट को रिड्यूस करने का क्रेडिट आप टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल को दे सकते हैं। ये सब पॉसिबल है किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब बात करें डीमेरिट्स की, डीमेरिट्स का मतलब यहाँ पे वाइप आउट स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करो, स्मॉल यूनिट्स की बात करो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो एक छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करती हैं, वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए। और जो कंपटीशन इंटरनेशनल है ग्लोबलाइजेशन के बाद इफेक्टिव हुआ, इंडिया में लागू हुआ, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट गया इनके ऊपर। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी या छोटे लेवल की जो इंडस्ट्री थी, वो अपने आप को क्या कर सकी, सर्वाइव नहीं करा सकी, अपने आप को बचा नहीं सकी और उनको शट डाउन करना पड़ा। थर्ड पॉइंट में बात कर, सेकंड पॉइंट में बात करें, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज डिफिकल्ट टू कंपटीशन। अब यही बात है, जैसे हमने स्मॉल यूनिट्स की बात की, वैसे जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था कंपटीशन, क्योंकि उनकी अपनी इंटरनल इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता थी। तो रिसोर्सेज की कमी के कारण क्या था, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री थी वो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन नहीं दे सकी और उनके ऊपर भी ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट गया या उन्होंने इसको नेगेटिव में कंसीडर किया। टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ डिमेरिट्स, इंटरेस्ट एमएनसी इनहैंस मोनोपोली। अब इंक्रीज मतलब जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उनका एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, उनके अलग अलग यूनिट एस्टैब्लिश होना, वर्ल्ड वाइड अलग अलग इकोनॉमी में एस्टैब्लिश होना, उससे क्या हुआ कि जो एक कंपटीशन था वो बढ़ा। और कंपटीशन बढ़ने के कारण मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया कि इनका मोनोपोली अपने आप में क्या होगा, हमें क्रिएट होने लगा। और ये जिस चीज का मैन्युफैक्चर करते थे, जिस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराते थे, उनका इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा था कि लोग उनके हैबिचुअल हो गए, वो उन्हीं के ऊपर डील करने लगे। ठीक है, तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल कैसे हुआ, इसलिए मुझे चीज समझनी है, एंड दैट इज आउटसोर्सिंग। ये सबसे बड़ा आउटकम था इसका ग्लोबलाइजेशन का, जब हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, एंड दैट इज आउटसोर्सिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि हम बात करें यहाँ पे, पहले भी हमने एग्जांपल कंसीडर किया था, इंडिया और यूएसए दो इकोनॉमी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो मेरे ख्याल से आउटसोर्सिंग का एग्जिस्ट नहीं होता, या इस वर्ड को हम कंसीडर नहीं कर रहे होते। अब सिंपल सी बात है, यूएसए की कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, और उस कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करने हैं, मेंटेन करवाने, अपने अकाउंट्स तैयार करवाने। अब जो यूएसए में अकाउंटिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, उनके जो रेट्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा है, या वो थोड़े से
मतलब कह सकता हूँ इतने सस्ते नहीं है, वो ज्यादा कॉस्टली उसके लिए पड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यूएसए की उस कंपनी ने इंडिया की किसी कंपनी को हायर किया, इंडिया में किसी व्यक्ति से, वाई नाम के व्यक्ति से अपने क्या कर लिए, अकाउंट्स तैयार करवा लिए, ठीक है। तो जब यूएसए कंपनी ने इंडिया में किसी व्यक्ति से अकाउंट्स तैयार किया, तो ये कहूंगा कि यूएसए ने क्या किया, आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपनी कंपनी का अकाउंट्स क्या कर लिए, तैयार करवा लिए, ठीक है। तो ये होता है आउटसोर्सिंग, जब एक बाहर से आप लेबर हायर करते हैं, बाहर से आप टेक्नोलॉजी हायर करते हैं, बाहर से आप सर्विसेज हायर करते हैं और अपने कंट्री में बैठे हुए किसी दूसरी कंट्री के किसी सर्विस प्रोवाइडर से, किसी प्रोफेशन से अपने यहाँ के जो काम है वो करवाते हैं, तो उसको हम कंसीडर करते हैं किसमें, आउटसोर्सिंग में। दैट मींस काम आप करा रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके या फिर कहूं कि जो दूसरी इकोनॉमी है आप उनसे क्या करते हो, वो सर्विसेज वगैरह हायर करते हो। ये पॉसिबल है केवल ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, ठीक है। तो अगर बात करें अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन जो थर्ड पिलर था किसका, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, उसने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्टिव किया। और अपने आप में अगर मैं कहूं कि इंडियन इकोनॉमी के तौर पे कंसीडर करें तो वर्ल्ड वाइड एक आइडेंटिफिकेशन की हम बार बार बात करते हैं, ठीक है। 1991 से पहले इतना हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं था, नहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इतना ज्यादा बड़ा नाम नहीं था, लेकिन आफ्टर द इम्प्लीमेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर्ल्ड लेवल पे हमें आइडेंटिफिकेशन मिला और एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के तौर पे हमें ज्यादा वेटेज या ज्यादा वैल्यू दिया जाने लगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज के माध्यम से, ठीक है। तो दैट्स ऑल वी हैव इन द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच।